सो पॉज कर दो स्क्रीन को, नोट्स बना लो अच्छे से। और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सीरीज का लेक्चर 10 रिकॉर्ड होने जा रहा है। वेलकम, नमस्कार, प्रणाम सभी स्टूडेंट्स को और सभी व्यूअर्स को। सो लेक्चर 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज का 1 to 9 रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। सो ये लेक्चर अच्छे से समझने के लिए पिछले लेक्चर्स को पूरा देख लो, सो दैट लिंक तुम्हारा बैठेगा। इस सेक्शन में अब शुरू हो गया है चैप्टर 2 हमारा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट कुछ चीजें करने के लिए बाध्य कर देती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए बाध्य कर देती हैं, जिनके प्रोविजन सेक्शन 9 से सेक्शन 25 तक दिया हुआ है। सेक्शन 9 पहले तो पॉज कर दो, नोट्स लिख लिया है अगर, तो इसके बाद वेयर एक्ट उठाओ, उसकी हेडिंग पढ़ो, उसका कंटेंट पढ़ो, क्योंकि ये तो मैं आपको फिल्टर करके रीड बिटवीन द लाइंस जस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको वो सेक्शन अच्छे से समझ में आए। जो वेयर एक्ट की कॉम्प्लेक्स एंड जिन्हें समझ नहीं आता उनके लिए कह सकते हैं हार्ड लैंग्वेज है, तो उन्हें पहले वो लैंग्वेज रीड करनी है, तब ये चीज़ आसानी से और समझ जाएगी और लिंक कर पाओ। तो चलो, सेक्शन 9 बात करता है डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जो लिखा हुआ है वो तुमको क्लियर होता जाएगा। क्या बात कर रहा है? डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल पहले समझते हैं कि मान लो एक बंदा है, ठीक है, वो एक घर में रह रहा है, बट उसके पास लीगल ओनरशिप पेपर्स नहीं, बराबर। ये तो टेनेंट्स के साथ भी होता है। एक दिन कोई बी नाम का बंदा था, वो बिना किसी लीगल अथॉरिटी, ये सारे कंडीशंस हैं, हाँ, बिना किसी लीगल अथॉरिटी के फोर्सिबली इविक्ट का मतलब निकाल देना, जबरदस्ती खाली करवा दिया घर और निकाल दिया ए को, एंड उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। ऐसी सिचुएशन में ए क्या करेगा? हुआ ना गलत उसके साथ, लीगल इंजरी हुई उसको। यहाँ ए कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 9। ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 9 उन विक्टिम्स की मदद करता है टू रिकवर पोजीशन। अब देखो फिर से यहाँ बात कर रहा है, समझना, ओनरशिप की बात नहीं कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है। तो इसको कोर्ट दिलवाएगी भी क्या? पोजीशन, नॉट ओनरशिप ऑफ द हाउस, विदाउट हैविंग टू प्रूव ओनरशिप। उसको ओनरशिप प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट टू शो दैट ही वॉज इन द पोजेशन, बराबर। अब ये तो टेनेंट वाले केस में एप्लीकेबल हो सकता है, ये कि ए मान लो एक टेनेंट था, उसको किसी ने बी ने आके निकाल दिया ऐसे जबरदस्ती, तो थोड़ी उसको ऐसे कोई निकाल सकता है। सो पोजेशन एंड ओनरशिप के डिफरेंस को यहाँ पे ध्यान रखना और समझना। क्लियर है? अब आते हैं कि सेक्शन बोल क्या रहा है। इफ अ पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, इस एग्जाम्पल के संदर्भ में हम सेक्शन को समझेंगे। इफ अ पर्सन इज डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। बहुत सारे टर्म्स ऐसे आ रहे हैं ना जो हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। सो आई इंसिस्ट कि आप सेक्शन 1 से, जहाँ सेक्शन 1 के पहले भी हम हिस्ट्री और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डालते हैं, तो लेक्चर 1 to 9 कवर अप कर लो, देन वॉच दिस। सो इफ अ पर्सन इज डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट देयर कंसेंट, ये भी एक एलिमेंट है, उनके कंसेंट के बिना, तो यहाँ पे उसको सेक्शन 9 अधिकार देता है कि दे कैन फाइल सूट टू रिकवर पोजेशन। पोजेशन, हाँ, नॉट ओनरशिप। ये बात कर रहा है पहला, इसका पहला पॉइंट ये बात कर रहा है। दूसरा बोल रहा है कि इट एम्स टू रीस्टोर पोजेशन क्विकली। सेक्शन 9 का एम क्या है? जल्द से जल्द पोजेशन को रीस्टोर कराइए, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ टाइटल या ओनरशिप, वो बाद में देखा जाएगा। पहले तो जो पोजेशन में था उसको वापस ओनरशिप दिलवाओ, सेक्शन 9 बात करता है। जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको टाइटल प्रूफ करने की कि मैं ओनर हूँ, कि मेरे पास टाइटल है, जरूरत नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में थे, आपको जबरदस्ती इलीगली निकाला गया, आपको कोर्ट पोजीशन दिलवा देगी वापस। अब यहाँ पे सूट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 6 months। ये बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा तुम्हें, ये कहीं और है। पिछले लेक्चर देखोगे तो इसका जवाब मिलेगा। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है जहाँ पे अवधि दी गई है 6 महीने के अंदर सूट
फाइल करना है, इसकी बात कर रहे हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं वो सेक्शन 1 से लेके यहाँ तक देख के फिर लेक्चर 10 स्टार्ट करें, लेक्चर 9 तक देखने के बाद। सो सूट फाइल करने की अवधि क्या है, 6 महीने या उसके भीतर। 6 महीने कहाँ से काउंट होंगे, फ्रॉम डेट ऑफ पोजेशन से काउंट, बराबर। अब इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद ये कहता है कि अ पर्सन डिस्पोजेस्ड, अगर एक बंदा जो डिस्पोजेस्ड हो गया है बाय ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ऐसा भी होता है ना कि आप बैंक से लोन ले लो, गिरवी रखा है आपने घर, आप चुका नहीं पा रहे हो पैसा, कुर्की होती है प्रॉपर्टी की, तो वहां पे तो भाई इविक्शन जो होगा वो तो बाय फॉलोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है, बराबर। तो ऐसे तो कोई लोन ले ले प्रॉपर्टी के ऊपर और क्या बोल दे जाके कि भैया हमको सेक्शन 9 के अंदर वापस पोजीशन दिलाइए, तो एक्ट बनाने वाला इतना बेवकूफ थोड़ी था, उसने सारी चीजें जो है ध्यान में रखी हैं। ये भी हो सकता है। तो क्या एक्सेप्शन है कि अगर पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, बाय फॉलोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसेस, तो वो इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर रिलीफ नहीं पा सकता, बराबर, नहीं पा सकता। इसका केस लॉ है के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कई बार आप लोग देखते होंगे यूओआई लिखा रहता है शॉर्ट में, तो यूओआई का मतलब होता है यूनियन ऑफ इंडिया। सो के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1954 का केस है, इसमें ये बात हेल्ड की गई थी। और कृष्ण राम महाले वर्सेस शोभा वेंकटराव 1989 है, उसमें भी इन्हीं फैक्ट्स पे नजर डाली गई थी और इसी के बेसिस पे जजमेंट आया। तो केस लॉ को बहुत डिटेल में आपको जस्ट समझना है सिर्फ कि किस सेक्शन से कौन सा केस लॉ रिलेट कर रहा है। जो सवाल आते हैं वो इन कॉन्सेप्ट से बेस्ड आएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट अगर आपको ये पूरी चीज याद रहे तो यू विल बी एबल टू टिक द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 9. नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन 10, which is also a very important section in this act, which says specific performance in respect of contract. तो अब ये एक मिनट, सेक्शन 9 पे वापस आते हैं। अब आपको समझ में आ गया डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्या डिफेंसेस अवेलेबल हैं विच रिस्पेक्ट सूट्स फॉर रिलीफ, ये बात कर रहा है सेक्शन 9। अब सेक्शन 10 पे आते हैं वापस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर से इजी करने के लिए चीजों को एग्जाम्पल से समझेंगे, शुरू करेंगे एग्जाम्पल से। आई होप कि हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं तो चीजें बात की क्लियर हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि ए एक बंदा था, ही अग्रीज टू सेल, उसने अग्री किया एक रेयर पेंटिंग को बेचने के लिए, किसको, बी को, बट बाद में वो मना कर दिया, ही रिफ्यूजेस टू कंप्लीट द सेल। अब चूंकि पेंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो यूनिक थी और बी जो है वो उसी तरह की पेंटिंग दोबारा नहीं कहीं से खरीद सकता था, बराबर। तो भाई इनके बीच में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो चुका था। ऐसी सिचुएशन में बी जो है वो सूट फाइल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने की, ठीक है, कोर्ट के पास दरख्वास्त लगा सकता है, गुहार कर सकता है, और यहाँ पे ये कंपेल कर सकता है, ही कैन फोर्स ए टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई जो आपने बोला था कॉन्ट्रैक्ट में कि आप मुझे पेंटिंग बेचोगे, आप मुझे पेंटिंग दो, या तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, तो फुलफिल करिए कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन और पेंटिंग डिलीवर करिए। क्योंकि अब उसके बाद अगर मान लो बी बोल देता है कि नहीं भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मुझसे पैसे ले ले, तो यहाँ पे मॉनेटरी डैमेजेस, चूंकि इस पेंटिंग की वैल्यू रेयर है, बराबर, और इसका एक अटैचमेंट है ए के साथ, तो मॉनेटरी डैमेज जो है वो एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा उस लॉस के लिए जो वो स्पेसिफिक पीस ऑफ आर्ट कैरी करता है ए के लिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्लियर ये एग्जाम्पल। अब आते हैं कि सेक्शन की जिस्ट क्या कहती है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने कर दिया है। सबसे पहले तो सेक्शन अलाउ करता है पार्टी को, सेक्शन अलाउज अ पार्टी टू कंपेल द अदर पार्टी, कंपेल मतलब फोर्स अप्लाई करना, टू कंपेल द अदर पार्टी कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने जो बातें की थी, आपने जो वादे किए थे उनको पूरा करिए।
कौन से वादे वादे कहाँ हुए थे? कॉन्ट्रैक्ट में हुए थे। प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट में ही होते हैं ना। और क्या उसकी कंडीशन होगी कि डैमेजेस आप उसके बदले में जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन पे करोगे उससे जो आपने ब्रीच किया है उसका रिजोल्यूशन नहीं होगा, या जो डैमेज आप पे करोगे दैट विल बी इनएडिक्वेट टू रिजॉल्व द ब्रीच। ये नेक्स्ट पॉइंट का जिस्ट बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है? इतना इजी लैंग्वेज में बैरक में लिखा नहीं है, वो तो हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, समझ के इजी करना पड़ता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगी कोर्ट, कौन ग्रांट करेगा? कोर्ट ही ग्रांट करेगी ना, कोर्ट के पास ही दरख्वास्त लेके जाएगा। ए, तो इसका नेचर होगा डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब नॉट मैंडेटरी, यानी कि इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ है ये भी हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि जहां डिस्क्रिशनरी पावर आती है वहां पे वर्ड यूज होता है मे, और जहां पे मैंडेटरी होता है वहां पे वर्ड यूज होता है शैल। बराबर। तो इस कंडीशन में डिस्क्रिशन है कोर्ट की। कोर्ट जो है वो कंसिडर करेगा कि क्या वाकई स्पेसिफिक इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए, क्या ऐसा करवाना जस्ट एंड इक्विटेबल होगा, क्या सही होगा। और अगर जज साहब को, कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो जरूर इसको कराएंगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि कराएंगे ही, ये कोर्ट की और जज साहब की डिस्क्रिशनरी पावर है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कोर्ट कंसिडर करेगा एनफोर्स कराते समय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दो दो सिचुएशन यहाँ दी गई, जब नो स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग डैमेजेस आर देयर, कोई एक स्टैंडर्ड प्रोविजन नहीं है जिसके आधार पे आप जो डैमेज हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सको। ठीक है। दूसरा, तो अगर कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे तो कैसे डैमेज पे करोगे? बराबर। जैसे मैंने एक एग्जांपल पिछले लेक्चर में दिया था कि दादाजी की परदादाजी की कोई कार है, अब इतनी पुरानी कार कि अभी तो वैल्यू, मार्केट वैल्यू स्क्रैप नहीं हो जाएगी। बराबर। अगर वो एंटीक पीसेस में नहीं आती है तो जब आप असर्टेन ही नहीं कर पाओगे, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, तो डैमेज कैसे पे करोगे? दूसरा क्या चीज करता है कि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो है वो इनएडिक्वेट, उसका लगाव, इमोशनल अटैचमेंट होगा उस चीज के साथ। इसका भी एग्जांपल पहले दे चुके हैं, खानदानी हार वाला नेकलेस। सो पिछले लेक्चर्स को देखो, तभी चीजें आगे की तुम्हें समझ में आएंगी, क्लियर होगी, अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो। और अगर रेगुलर व्यूअर हो तो जरूर आपको सारी चीजें लिंकिंग बैठ रही होगी। अब बात करते हैं अगला, और क्या पॉइंट बोल रहा है भाई ये सेक्शन। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो चीजें तो बहुत सारी लेके बैठा होगा। अगला पॉइंट बोल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा और मूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी हम डील कर चुके हैं, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड या बिल्डिंग, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर मोर लाइकली टू बी एनफोर्स्ड, क्योंकि सिंस रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी है ना, लैंड और बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, तो रियल एस्टेट को हमेशा यूनिक और रेयर ही कंसिडर किया जाता है, इससे लोगों की एक अटैचमेंट जुड़ी होती है प्रॉपर्टी से। ठीक है। ये बात कर रहा है इस पॉइंट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बात कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑल्सो बी एनफोर्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स को आप एनफोर्स करा सकते हो अगर गुड्स जो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है उनका नेचर रेयर है, ये यूनिक है, और इनकी कुछ विशेष मूल्य है, स्पेशल वैल्यूज। मूल्य मतलब यहाँ पे पैसा से नहीं हो गया, उन उसका इसके साथ कुछ हो सकता है इमोशनल अटैचमेंट हो। जैसे इस केस में ही ये पेंटिंग उसके लिए रेयर पेंटिंग थी, इसकी नज़र में, उसकी ए के नज़र में उस पेंटिंग, वो पेंटिंग बहुमूल्य थी। बराबर। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स कराए जाएंगे अगर गुड्स रेयर होगा, यूनिक होगा, या उसकी कोई स्पेशल वैल्यूज होंगी टू द पार्टीज इन्वॉल्व, इमोशनल अटैचमेंट जैसे। इसका केस लॉ है लक्ष्मीकांत वर्सेस सत्यावन 1996 का, और कस्तूरी वर्सेस अय्यम पेरुमल 2005 का। तो ये केस लॉ इस सेक्शन से डील करता है, ये दोनों केस लॉ इस सेक्शन से डील करते हैं, जिसका जस्ट ये था। तो बट नेचुरली इसका जो फाइनल फैसला आया होगा वो विद रिस्पेक्ट टू जो बातें यहाँ कही गई हैं वो इसमें दर्शाया गया होगा। तो इस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहिए, एंड आई होप
आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड आई बिलीव एंड हैव फेथ कि आप लोग ठीक उसी तरह से तैयारी कर रहे होंगे जिस तरह से तैयारी मैंने आपको बताई है कि एक दिन में जितना हो जाता है वो पूरा दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रिपेयर होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करके आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई टू योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, प्रणाम।